Hey everyone, hope you're doing well. And this is second lecture for UPSC syllabus and strategy. और आज हम उसके बारे में बात करेंगे. तो उससे पहले अगर जब सिलेबस की हम बात करते हैं उससे पहले हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं. तो अभी हम अगस्त में हैं, 25 अगस्त, और ये मंथ कंप्लीट होने वाला है. तो आइडियली तो हमें 9 मंथ की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, बट ठीक है 10 मंथ की बनाते हैं कि हाँ अगर इनिशियल के मंथ्स हैं तो उनको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कर सकते हैं. और वैसे जो लोग प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं तो वो ऑलरेडी आई थिंक मई से वो स्टार्ट कर चुके होंगे, बिकॉज जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं उनका सेशन भी मई या जून से स्टार्ट हो जाता है. बिकॉज आपको एक साल में पूरा सिलेबस कवर करना है. और उसके बाद जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे जो लोग ग्रेजुएशन में परस्यू करते हैं वो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर जो सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप जो है इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं. तो ये जो प्रिपरेशन है आप यूपी पीसीएस के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, और यूपीएससी के लिए तो है ही, जो आइडियली मैं इसको डेडिकेट कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगस्त को ही लेके चलते हैं कि जितने भी आपका टाइम इसमें गया है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसमें आपको 5 to 10 डेज में ना अपनी जितने भी एनालिसिस वगैरह हैं उसको कंप्लीट करके और अपनी स्टडी जो है स्टार्ट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी विल टॉक अबाउट, इफ वी आर फोकसिंग ऑन 2023 10 मंथ्स के सिलेबस में, अपने जो मंथ्स को है, जितने भी मंथ्स बचे हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. बिकॉज मई में एग्जाम है तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करने से आपको क्या होगा कि आपकी स्ट्रैटेजी उसी तरीके से आप फॉलो कर पाओगे. सबसे पहले अगस्त से अक्टूबर तक का एक फेज रखिए, फेज 2 रखिए नवंबर टू जनवरी तक का, फरवरी टू अप्रैल रखिए, एंड जो भी मई वाला है मई का रखिएगा आप 7th तक. आपका जो भी मॉक टेस्ट वगैरह रिवीजन सारी चीज़ें कर लो. उसके बाद सिर्फ मॉक टेस्ट ही लगाएंगे और रिवीजन करोगे जितना रिवीजन हो सकता है, पीटी 365, करंट अफेयर वगैरह वो सारी चीज़ें. अब बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे होगी. नाउ हियर मैंने 2 स्ट्रैटेजीज हैं जिन्होंने मई से स्टार्ट किया था और जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट की है प्रिपरेशन, बिकॉज 28 मई को एग्जाम है और इसी के बेसिस पे हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है. तो सबसे पहले अप्रोच करना है सिलेबस को. सिलेबस को कैसे अप्रोच किया जाए, एग्जाम का कैलेंडर चेक करो, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ. अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो स्टेट पीसीएस की वेबसाइट पे जाइए और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं. क्योंकि अगर आप 12th करने के बाद अगर ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर रहे हो तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका चीज़ें जो होंगी काफ़ी फ्रेश होंगी आपके माइंड में. एनसीईआरटी वगैरह 11th-12th की आपने जस्ट पेपर दिया है तो ये टाइम बहुत सही होता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए यूपीएससी की. उसके अलावा जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए ये होगा कि जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में लिए थे उसमें से शायद आप क्या पता ऑप्शन ले लो, या फिर उसी के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हो. आप ह्यूमैनिटिक्स बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए जितने भी जीएस पेपर्स होंगे वो बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई मैथ से है तो उसके लिए सी सेट आई थिंक मुझे लगता है इट विल बी अ केक वॉक. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज मैथ्स और जो भी कॉम्प्रीहेंशन रीजनिंग वगैरह आप कर पाओगे. मैथ्स तो ईजी होगा आपके लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए भी ये रहेगा कि और चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस जो लोग जॉब में हैं तो वो उनके लिए ये होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती उनको. तो आप अगर चाहते हो, अगर आपके पास पैसे हैं या फिर सेल्फ स्टडी में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप किसी कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हो. इट डिपेंड्स. जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यूट्यूब में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, पहले उसको एक्सप्लोर करो, अच्छे से समझो. अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो आप तो पहले समझो कि एक्चुअली अप्रोच करनी कैसे है. उसके बाद आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं. अगर आप कोचिंग नहीं करना चाहते तो आई डोंट थिंक सो कि अगर कोचिंग के लिए यू डोंट हैव मनी देन यू विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. फॉर श्योर यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. ठीक है. उसके बाद आती है स्ट्रैटेजी. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने देखे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं. 1 ईयर का एक स्टडी प्लान पहले अपनी कॉपी में बनाइए. आप समझिए कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की है, 2-4 टॉपर्स के वीडियो भी देखिए. और उसके बाद बिकॉज इट इज़ जस्ट एन ओवरव्यू, जो स्ट्रैटेजी जिस तरीके से मैंने फॉलो की है मैं उस तरीके से आपको गाइड कर पा रही हूँ. बिकॉज लास्ट ईयर जो मैंने फॉलो किया था अपनी प्रिपरेशन जर्नी. तो अगर हम स्टार्ट करते हैं 1 ईयर का ये
अगस्त का और इसका मैं पैरेलल लेके चल रही हूँ, बट अगर जिन्होंने मई में स्टार्ट किया है तो 3 मंथ्स की जो भी है आपको सबसे पहले जो स्टार्ट करनी है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट एंड पॉलिटी और ऑप्शनल। ये 5 चीज़ें आपको मई से स्टार्ट करनी है। पहले एनालिसिस करिए अपने ऑप्शनल का कि आप ऑप्शनल क्या लेना चाहते हो। ऑप्शनल के लिए एक अलग से आई विल कम विथ अनदर वीडियो जिसमें आपको पता चलेगा कि ऑप्शनल में आपको किस तरीके से अपना ऑप्शनल चूज़ करना है। एंड जैसे मैंने अपना ऑप्शनल क्यों चूज़ किया था, पहले आई वॉज थिंकिंग टू टेक हिंदी लिटरेचर, बट फिर लगा कि लिटरेचर एक काफ़ी बहुत एक्सप्रेसिव तरीके से उसको लिखना होता है और एक आर्ट होनी चाहिए। हिंदी में मेरी राइटिंग थोड़ी स्लो हो गई है बिकॉज ऑफ कि प्रैक्टिस नहीं है आफ्टर लाइक सो मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और उसमें जितना भी होता था सारा लैपटॉप वगैरह पे और कंप्यूटर पे ही काम करना होता था, तो हैंड रिटन नहीं था। उसके बाद जब से मैंने प्रिपरेशन की इंग्लिश में तो तभी लिखना होता था, बट हिंदी में जो है स्पीड का मुझे प्रॉब्लम लग रहा था। आफ्टर दैट आई हैव चूजन सोशियोलॉजी का मैंने सिलेबस देखा and I have seen lots of toppers videos and that's how I have decided to take sociology as my optional। और उसमें ये भी है कि आप सोशियोलॉजी में आपके एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो शायद उसको समझना मुझे ईजी लग रहा था। दैट्स वाई आई हैव चूजन सोशियोलॉजी एज माई ऑप्शनल। उसके बाद अगस्त आता है, तो ये 3 मंथ्स का स्ट्रैटेजी में तो इसके एनसीईआरटी वगैरह आप पढ़ो, पहले समझो सिलेबस को, उसके बाद देखो कि ऑप्शनल में आप क्या ले सकते हो। ऑप्शनल के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, वीडियोस देखो जो टॉपर्स के वीडियोस थे जिन्होंने ऑप्शनल कौन कौन से ऑप्शनल आप चूज़ करना चाहते हो सिलेबस में अच्छे से देखो, टॉपिक देखो, उसमें तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगस्त से अक्टूबर तक में आप अपना इथिक्स, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग स्टार्ट करो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जब अपना चूज कर लोगे तो आपसे 2-2.5 महीने में अपना ऑप्शनल खत्म करना है आपको। अब आपको डिपेंड करता है कि आप कोचिंग से करोगे या सेल्फ स्टडी से करोगे, क्योंकि आप सोशलॉजी जो भी ऑप्शनल लोगे तो उसमें ये भी चेक कीजिएगा कि स्टडी मटेरियल कितना अवेलेबल है मार्केट में। इफ़ यू आर नॉट एबल टू टेक द कोचिंग देन यूट्यूब में वीडियोज़ किस तरीके के मिल रहे हैं, किस तरीके से आप जो स्टडी मटेरियल काफ़ी सारे बुक शॉप्स पे भी मिलता है तो उससे आप देख सकते हो। उसके बाद नवंबर से जनवरी में इंटरनल सिक्योरिटी कवर करिए आप, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी को आप चाहो तो अगस्त में कर सकते हो। आई मीन शफलिंग अप सब्जेक्ट की अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं, बट मैंने इसीलिए रख दिया कि एटलीस्ट आपको थोड़ा, अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से हो और अगर 7-8 क्वेश्चन उसमें से आते हैं तो आप कोई भी गलत ना करो। बाकी सी सेट पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जब से लास्ट ईयर से या कुछ 3-4 साल से जो सी सेट का पेपर है, थोड़ा जो मैथ्स बैकग्राउंड से है या जो भी बीटेक वगैरह जिन्होंने किया उनके लिए भी थोड़ा टफ हो रहा है। उसके बाद है फरवरी से मई तक आपको मॉक टेस्ट, रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, टेस्ट का जो भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, ट्राई टू सॉल्व एज मच एज पेपर यू कैन, तो वो पेपर सॉल्व करने हैं। अब बात आती है सिलेबस की, तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, इतना ही है जो प्रीलिम्स का सिलेबस है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मैं आपको शो भी कर दूंगी कि वेबसाइट में जो भी मेंशन किया हुआ है। सो इसमें सबसे पहले करंट अफेयर है, नेशनल इंपॉर्टेंस जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। उसके अलावा हिस्ट्री, इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी से ही आते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री से लास्ट ईयर क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, तो आपको हिस्ट्री थोरो करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी को लेके चलना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव द आंसर्स ऑफ द प्रीलिम्स, क्योंकि उसमें आपको और ओवरऑल पढ़ना पड़ेगा। अभी मेंस के लिए तो एटलीस्ट आप लिख के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, बट प्रीलिम्स में आपके पास ऑप्शन ही होते हैं और उसी में से चूज करना होता है कि आप का पेपर, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होगा, लोग बात करते हैं इंटेलिजेंस जज आपके पेपर निकलने से नहीं होगी, बट इट इज़ लाइक आपको जस्ट फोकस करना है कि जो भी स्टडी आप कर रहे हो उसको फोकस तरीके से करो। ये मत सोचो निकलेगा नहीं निकलेगा, सबके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। फिर उसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो इंडिया में इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितने भी टोपोग्राफी है वो मैप, सारे मैप याद करने, लोकेशंस याद करनी है, जितने भी करंट अफेयर में जितनी भी लोकेशंस हैं वो सारी अच्छे से देखनी है आपको। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में लक्ष्मीकांत आप अच्छे से आपको बहुत बार पढ़नी है, उसमें जितनी भी सारी चीज़ें आप इजीली कवर कर सकते हो। पॉलिटी के लिए तो मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी रेडी कर दी है। उसके बाद मेरी
जो भी जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ और आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू मोर, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आई विल बी कंफर्टेबल मोर। उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे, क्योंकि बिकॉज आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन साइंस, दैट इज जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, तो उसमें बहुत ईजी हो जाएगा ये चीज़ें मुझे समझाना। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सम अदर लाइक क्लाइमेटिक चेंजेस, ये सारा कंप्लीट करना है आपको। इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट साइंस, जनरल साइंस आती है इसमें। कॉम्प्रिहेंशन और इंटरपर्सनल स्किल्स ये सी सेट के लिए है। तो सी सेट के लिए तो आपको डेडिकेटेडली पेपर लगाना होगा। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि स्पेशलिटी है जिन टीचर्स की, आप उनकी वीडियो चेक करिए, उनकी वीडियो देखिए और उसके बाद आप ना ये पेपर लगाने शुरू करिए। इसको बिल्कुल ऐसे आपको छोड़ना नहीं है, बिकॉज सी सेट का पेपर जब आप क्वालिफाई करोगे तभी यू विल बी एलिजिबल फॉर GS पेपर 1 चेकिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीलिम्स का जो भी सिलेबस है। उसके बाद मेंस के सिलेबस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, बिकॉज मेंस का सिलेबस थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना है। तो उसके बाद आती है फेज़ 1, अगस्त से स्टार्ट किया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि अगस्त रनिंग है। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिलेबस की, अच्छे से रटना है। जो प्रीलिम्स का सिलेबस है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो सबसे पहले आप इसको देखो क्या क्या है, किस तरीके से आपको देखना है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न को समझो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप प्रिंट आउट ले सकते हो तो प्रिंट आउट लेके आइए। लैपटॉप है आपके पास तो आप सेव करके रखिए, दैट विल बी लाइक वेरी इजी टू एक्सेस, जो कि आपकी टेबल पे होना ही चाहिए, चाहे डिजिटल फॉर्म में हो चाहे हार्ड कॉपी हो। सेलेक्ट द ऑप्शन, तो अब आपका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होना चाहिए ऑप्शनल का, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप पहले अपना कंफर्ट जोन देखिए, उसके हिसाब से आप पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। जो भी ऑप्शनल के सिलेबसेस हैं जो कि आपको लगता है कि आप कंफर्ट में आ सकते हो, बिकॉज ऐसे तो जैसे कनिष्क कटारिया थे, उन्होंने मैथ से किया था बिकॉज वो IIT से थे बीटेक। तो आप डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। बट यहाँ पे ग्रेजुएशन के ये मत सोचिएगा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में ये था तो मैं वही ले लूँ, बिकॉज ऑप्शनल UPSC की डिमांड कुछ और होती है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड यू विल बी लाइक एबल टू एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू UPSC एक्सपेक्टेशंस। सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं सजेस्ट करूँगी कि सेल्फ स्टडी, अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हो तो आप सेल्फ स्टडी करो। 1 साल आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि प्रॉब्लम होने वाली है। स्टडी मटेरियल आप जो भी है अपना फिक्स रखिए कि हाँ ये बुक, ये स्टडी मटेरियल ही मुझे कंटिन्यू करना है पूरे टाइम, बिकॉज जितने भी आप टॉपर्स के वीडियोस देखोगे वो हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि आपको सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ NCERT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीबडी सजेस्टिंग कि हमें NCERT बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी चाहिए, तो NCERT की एक अलग ही इम्पॉर्टेंस है। अब सितंबर में आती है NCERT पे फोकस करना। सबसे पहले आपको NCERT पे फोकस करना है। अगर आपका बेस आपको थोड़ा सा भी हिला हुआ लगता है, थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं मतलब मुझे स्टार्टिंग बेसिक से करनी है, तो आप फोकस करिए सबसे पहले। और उसके बाद जब सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे, समझ लोगे अच्छे से, तो न्यूज़पेपर पढ़ना आपको पता चल जाएगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। बहुत सारे न्यूज़ एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं, वो आप देख सकते हो, तो उससे आपको समझ आने लगेगा। कुछ महीने फॉलो करके देखिए, 1-2 महीने, तो आपको पता चलेगा पढ़ना कैसे है, अपनी अप्रोच कैसे डेवलप करनी है। बिकॉज इन जनरल हम सोचते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, बट UPSC जर्नी हमें सिखाती है कि क्या सही और क्या गलत है, उनके दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट और उसका सल्यूशन क्या है। सिर्फ किसी को प्रॉब्लम बताना ही सल्यूशन नहीं होता है, या फिर आपकी ड्यूटी वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है, आपको सल्यूशनिंग उसकी प्रॉपर देनी ही पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस इम्पॉर्टेंट NCERT इज रिकमेंडेड बाय मोस्ट ऑफ द टॉपर्स, तो वो आपको कंप्लीट करनी ही है। वो आप ये बिना किए आई डोंट थिंक सो कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड बुक्स ऑल्सो। इकोनॉमी पॉलिटी के लिए जनरली 11th क्लास की NCERT जो 2 बुक्स हैं वो करनी होती हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप 8th क्लास से स्टार्ट करो। बिकॉज मैंने तो अपने लिए 8th क्लास से स्टार्ट करी थी, बिकॉज देयर वाज अ गैप, और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ह्यूमैनिटिक्स के सब्जेक्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी था, और इसमें ह्यूमैनिटिक्स के सब्जेक्ट का ही मेन रोल है। ज्योग्राफी के लिए मैंने 6 to 12th NCERTs कंप्लीट किए हैं, तो वो मुझे लगता है कि आपको भी करनी चाहिए, और बहुत सारे टॉपर्स यही सजेस्ट करते हैं। हिस्ट्री के लिए भी 10 to 12th NCERT ही आपको कंप्लीट करनी चाहिए, जिसमें आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी
जो भी शेप्स हैं, कहीं कहीं पे एक्सकेवेशन हुआ है या किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें थी, वो सारा पता चलेगा आपको। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक है, वो आप रेफ़र कर सकते हो, बट यहाँ पे एनसीईआरटी 11th क्लास के लिए बोला गया है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फाइन आर्ट्स है, वो आपको रेफ़र करनी है। साइंस के लिए मेनली मैं सजेस्ट करूँगी आपको बायोलॉजी, 6 to 10th क्लास की जो भी साइंस की बुक्स हैं वो पढ़िए आप, और 12th के जो भी मेन लास्ट के 4 to 5 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के 12th क्लास के, वो अगर पॉसिबल हो तो वो पढ़िएगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है। मैप के लिए आपको ज्योग्राफी के मैप जितनी भी 6 to 12th की एनसीईआरटीज है उसकी मैप की लोकेशन, और उसके अलावा आपको मैप एटलस लेनी है। एटलस के लिए रिव्यू मैंने दिया हुआ है, खान सर की बुक मुझे अच्छी लगी तो आप उनकी बुक खरीद सकते हो, उसके साथ एक एटलस ले सकते हो। तो दोनों बुक को आप कंबाइन करके अपने लिए जो है इजीली मैप की प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप उन खान सर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मैप के लिए, तो मैं आप कहूँगी कि आप उनका सब्सक्रिप्शन ले लो, 250 रुपये का है, एंड दैट इज़ वेरी गुड। मुझे मतलब पर्सनली अच्छा लगा, तो मैं इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ आपको। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम है तो आप खान सर के जो, बिकॉज ही इज़ प्रोवाइडिंग इन अ वेरी नॉमिनल प्राइस, तो आप इजीली ले सकते हो 250, किसी कोर्स का 300 है चार्ज उनका। तो इससे क्या होगा कि आपको ना यूपीएससी के लेवल तक तो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, बट यस आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप अच्छे से याद करना आपको आ जाएगा, और आपको हैंडल करना आ जाएगा सब्जेक्ट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपने ऑप्शनल को चूज़ कैसे करना है, सबसे पहले एनालाइज योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट। ठीक है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो तो आपका जो भी डिस्क्रिप्टिव वे होगा शायद साइंस वाले बैकग्राउंड से थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंट्स थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और वो सब ज़्यादा करते हैं, बट ह्यूमैनिटीज़ में लेंदी पैराग्राफ्स और वो सब होता है। तो दैट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से कर रहे हो। सिलेबस का एनालिसिस अच्छे से करो, ट्रेंड एनालिसिस भी करो आप कि किस तरीके से सिलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, और टॉपर्स के जो भी इंटरव्यूज़ हैं, टॉपर्स टॉक्स देखो, सेमिनार्स देखो, उससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग का फेज़ है, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सेल्फ स्टडी तभी आप अच्छे से कर पाओगे जब आप ये सारी चीज़ें, पूरा जो प्लेटफॉर्म का मतलब इसकी जो डिमांड है एग्ज़ाम की, वो आप समझ लोगे। डिस्कशन विद योर मेंटर, किसी को भी जो आपको लगता है कि आपके जो भी टीचर है, कोई सीनियर है या किसी ने पहले प्रिपरेशन की हो, आप उनसे समझो। अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई भी तो आप मुझे कमेंट करो, शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। तो जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट करके बताओ कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए, देन आई विल बी डेफिनेटली एबल टू हेल्प यू आउट, बिकॉज मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस से और मेरी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर पाऊंगी। अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टडी मटेरियल, आप चेक करो कि कौन कौन से स्टडी मटेरियल अवेलेबल है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। कोचिंग में जनरली 40 to 60,000 के बीच में चार्जेस होते हैं ऑप्शनल के लिए स्पेशली। बाकी तो जो जीएस पेपर्स के लिए वो 1 से 1.5 लाख का फ़ी होता है, तो मुझे नहीं लगता था, आई वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड दैट, तो मैंने नहीं किया। बट मैंने सेल्फ स्टडी की तो मेरे सारे सब्जेक्ट्स मैंने बहुत अच्छे से इसी ऑर्डर में किए जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो आप अगर इसी ऑर्डर में अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करोगे और इसी ऑर्डर में रखोगे तो फॉर श्योर आई थिंक यू विल सेल थ्रू इट। उसके अलावा बात करते हैं फेज़ 3 की, अक्टूबर टू फरवरी। अब इस फेज़ में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक्स आपकी जो भी मैंने सजेस्ट की हैं और टॉपर के जो भी बुक्स वगैरह हैं अगर किसी से अरेंज हो सकती हैं, या फिर आप जाके नई सड़क से जाके ले सकते हो, काफ़ी अच्छे प्राइजेज में मिल जाती हैं। और अगर आउट ऑफ दिल्ली हैं तो फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से आप इजीली ले सकते हो। मेरे जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। अदरवाइज जो भी जो नेम्स मैंने बुक के दिए हैं आप फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से इजीली मंगा सकते हो। अपनी नियर बाई शॉप वगैरह में भी मिलती हैं आजकल यूपीएससी की बुक्स, तो वहाँ से ले सकते हो। स्टडी मटीरियल के लिए किसी कोचिंग के नोट्स भी ले सकते हो आप, अगर आपको नोट्स नहीं बनाने और आपको रिवाइज करना है, मल्टीपल रिविजन
रिवीजन करने हैं। जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको उनके पास टाइम की थोड़ी कमी हो तो वो स्टार्टिंग में क्या करें कि 2-3 रीडिंग्स जो है और 2-3 जो बार रीडिंग करनी है तो स्टडी मटेरियल लेके और स्टैंडर्ड बुक के साथ करें। जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी फर्स्ट फेज में आप करो, सेकेंड फेज में एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, थर्ड फेज में वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। आफ्टर दैट कंप्लीट योर ऑप्शनल। जनवरी तक आपका डेडलाइन रखो कि ऑप्शनल आपको खत्म करना है किसी भी तरह से। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं आपकी 5th स्टेज में। 6th स्टेज में आपको आंसर राइटिंग करनी है ऑन द बेसिक टॉपिक्स, क्योंकि ये अक्टूबर से फरवरी के टाइम पे आपको ये आंसर राइटिंग वगैरह ख़त्म कर देनी है। तो क्योंकि आप अगस्त और सितंबर में अपने जो भी बेसिक चीज़ें हैं कंप्लीट कर चुके हो टॉपिक वाइज, सपोज लक्ष्मीकांत को आपको टारगेट करना है कि 1 महीने में आपको ख़त्म करनी है, बिकॉज आप ऑलरेडी एनसीईआरटी में बहुत कुछ पढ़ चुके हो। तो 1 महीने में मैं श्योर हूँ कि 1 महीने में अगर आप डेली 2 चैप्टर्स भी कंप्लीट करोगे तो आराम से हो जाएगी। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो आप जो प्लेलिस्ट है मेरे ही चैनल पे आप वो देख सकते हो, आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। पहले आप वो देखो, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक्स और लक्ष्मीकांत पढ़ने में मुझे नहीं लगती कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं फेज़ 4। मार्च से आपका डेडलाइन होना चाहिए कि आपको फिर सिर्फ और सिर्फ प्री पे फोकस करना है। 15 दिन में अपना ऑप्शनल जो कंप्लीट किया है आपने उसको ख़त्म करो, 15 दिन में उसका रिविजन करो अच्छे से और उसको रख दो एक साइड में। उसके बाद एथिक्स को कंप्लीट करना है। तो इसी मंथ में मैक्सिमम आप मार्च और अप्रैल हाफ तक अपना एथिक्स भी ख़त्म कर लो, कि जिससे आप ये सब्जेक्ट ख़त्म करो तो आपके प्री फोकस हो। प्री जब आपका निकल जाए तो मेंस के लिए आपके पास प्रेशर ना रहे, बिकॉज 1 से 1.5 महीना मिलता है मेंस की प्रिपरेशन के लिए और वो रिवीजन वाला टाइम होता है। बिकॉज एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी होती है यूपीएससी के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री ही आपको तैयार करना है, आपको मेंस भी तैयार करना है उसी के साथ साथ, और आंसर राइटिंग भी करनी है। स्टार्ट इंक्रीजिंग द मॉक टेस्ट। अगर आप जैसे अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हो, एक लगा रहे हो, तो आप दिन में 2 टेस्ट भी लगा सकते हो अगर पॉसिबल हो। टाइम को मिनिमाइज करो, जितना जल्दी टेस्ट करो आप। उसके बाद जो टाइम बचता है उसको एनालाइज करो कि आपका टेस्ट ठीक से आप कर पा रहे हो, कितने नंबर आपके आ पा रहे हैं। कोशिश करो कि आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। फोकस ऑन इस पे। टेस्ट बुक मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर नहीं है अफोर्ड कर पा रहे प्रीवियस ईयर्स के लिए, टेस्ट बुक काफ़ी सस्ता है, 500 में आई थिंक उसका 1 से 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन है, तो आप वो ले सकते हैं। फोकस ऑन स्पीड एंड पेपर एनालिसिस विच यू हैव गिवन। तो जो भी टेस्ट आपने दिया है उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, अदरवाइज जितनी मेहनत करिए सब बेकार हो जाएगी। रिवीजन करना है जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स का है। सी सेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज सी सेट में बहुत लोग फेल हो रहे हैं, वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही है इस टाइम पे। मैथ्स, रीजनिंग, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग, ये इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि जो पोर्शंस हैं जिससे आपका सी सेट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आती है लास्ट स्टेज, कहते हैं कहेंगे हम इसको, मार्च से मई तक की। 7 मई आपका डेडलाइन रखिए कि 7 मई को पेपर है आपका। ये डेडलाइन आपको रखनी है अपने मन में। बाकी मैं बता चुकी हूँ कि फोकस सिर्फ प्रीलिम्स पे करना है। जितना भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनका रिवीजन करना है, कुछ नया ऐड ऑन नहीं करना है। जो आप पढ़ रहे थे मार्च तक आपने जो पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। कुछ एड ऑन्स हो सकते हैं, करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज पूरा पेपर करंट अफेयर ही आ रहा है इस टाइम पे। तो करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज इस बार जो मुझे सबसे ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक लगा वो करंट अफेयर था। करंट अफेयर पे जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे साथ कंडीशंस है कि फैमिली कंडीशंस है, तो इसलिए मैं उस तरह होता है कि सारी चीज़ें देखना, किड को भी देखना है, मुझे अपनी स्टडीज़ भी देखनी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो उसके साथ साथ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। जैसे स्टैटिक पोर्शन में बहुत अच्छे से कवर कर चुकी हूँ, बट कहीं कहीं लगता था कि करंट अफेयर में मुझे लगता है कि कुछ शायद कमी थी, इसीलिए नहीं हुआ मेरा प्रीलिम्स क्लियर। तो मुझे यही लगता है कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए इफ़ यू वांट टू रियली लाइक क्लियर दिस एग्जाम। तो फोकस आपको करना है। पीटी 365 का आप एटलीस्ट 5 बार रिविजन करो जब तक वो आ जाए, क्योंकि मंथली आपको करना, मंथली मैगजीन आपको जो आती है जून जुलाई, जैसे विजन आईएएस की वेबसाइट पे जाओगे, सो रिसोर्सेज में जाके आपको वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके और फ्री में पढ़ सकते हो। उसके बाद मैंने अभी स्टार्ट की है एक सीरीज़ इसी के लिए,
मंथली मैगजीन की जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, तो वो आप भी फॉलो कर सकते हो। स्टिक ऑन योर नोट्स एंड स्टडी मटेरियल। उसके बाद कुछ नया ऐड ऑन नहीं करना है, एनालाइज करना है अपने मॉक टेस्ट को, और अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है उसको चेंज नहीं करना कि अभी ये पढ़ना है वो पढ़ना है। जो आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है सिर्फ वही पढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है बुक लिस्ट का, बिकॉज बहुत सारे जो भी मेरे फ्रेंड सर्किल में जो स्टार्ट किया है प्रिपरेशन मुझे देख के उन्होंने, तो वो मुझे पूछ रहे हैं कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो लक्ष्मीकांत, जग जाहिर है ये, मैं स्पेशली मैं ही नहीं हूँ कि मैं बता रही हूँ, बट ये है कि हाँ, जब ये इतनी सारी चीज़ें कंटिन्यूटी में हम डिस्कशन कर रहे हैं तो ये भी करना चाहिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम एंड एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग एंड एनसीईआरटी, इकोनॉमी के लिए आपको रमेश गुप्ता, और कोई भी कोचिंग के नोट्स में सजेस्ट करूंगी कि आप इसके लिए कोई कोचिंग के नोट्स खरीद लो। बुक डिपो पे मिलते हैं, मुश्किल से मुझे लगता है कि 300-400 रुपये में आपको मिल जाएंगे, और बाकी आप बार्गेन कर सकते हो जिस तरीके से अवेलेबल हैं मिंत्रा और फ्लिपकार्ट पे और अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक है। 11th क्लास की एनसीईआरटी भी फॉलो करनी है आपको। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मंथली मैगजीन एंड बेसिक एनसीईआरटी कवर करनी है। सीसेट के लिए मुझे अरिहंत पब्लिकेशन की पर्सनली मुझे ये बुक ठीक लगी, तो आप डिपेंड करता है कि आप यूट्यूब में सर्च करिएगा कि कौन से लेक्चर्स वगैरह अच्छे हैं। जैसे अनअकैडमी को भी फॉलो कर सकते हो, उसके लिए आप काफ़ी सारे सर हैं जो कि अच्छा कराते हैं उसमें। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप घटना चक्र को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। घटना चक्र तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हिस्ट्री के लिए भी यूज़ करो, क्योंकि घटना चक्र मेरे पास ऑलमोस्ट हैं काफ़ी सारी, और मैंने स्टेट पीसीएस के लिए घटना चक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेम स्ट्रैटेजी जो मैंने यहाँ पे बताई है, सेम स्ट्रैटेजी आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आती है करंट अफेयर की बात। पीटी 365 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी है। किसी भी कोचिंग की ले लो, जैसे वाजीराम की रिसाइटल आती है और विजन आईएएस की पीटी 365 आती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। मंथली मैगजीन आती हैं दोनों कोचिंग्स की, और भी कोचिंग्स हैं तो उनकी मंथली मैगजीन आई थिंक कंपाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर के लिए आपको, क्योंकि आप पूरा दिन न्यूज़पेपर में बहुत सारे टॉपर्स यही बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पूरा दिन नहीं लगाना चाहिए हमें, और ये मुझे पर्सनली भी फील हुआ अपनी 1 साल की इस प्रिपरेशन जर्नी में कि न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं तो हमें हेडलाइंस देखनी है क्या क्या है उसमें, 1-2 आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, समझना है। उसके बाद डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस कोई भी एक चैनल फॉलो कर सकते हो स्टार्टिंग में, जिससे कि आपको समझ में आए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। उसके बाद मंथली मैगजीन आपको फॉलो करनी है, और वो कंप्लीट उसी मंथ में कंप्लीट करनी है अगले, क्योंकि डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई एनालिसिस देख रहे हो, तो मंथली मैगजीन आपकी कंप्लीट होती रहेगी साथ साथ में। योजना और कुरुक्षेत्र और मिंट मैगजीन आती हैं, इनको कंप्लीट करना है। गवर्नमेंट इनको पब्लिश करती है, तो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इकोनॉमिक सर्वे तो जब आता है तो वो आपको तभी तैयार करना होता है। बजट, सेंसस, एआरसी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एआरसी की 1-2 रिपोर्ट्स और हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग का 3rd ईयर एजेंडा है, और फॉरेस्ट रिपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट सारे टॉपर सजेस्ट करते हैं कि आप अटेंड करो तो एटलीस्ट 50 to 80 टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी ही चाहिए, और उसका एनालिसिस होना चाहिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन जर्नी। प्लीज़ गिव मी इन द कॉमेंट बॉक्स कि आपको ये जो है स्ट्रैटेजी कैसी लगी, और किस तरीके से आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, या कुछ भी और इनोवेटिव आइडियाज़ हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग के कुछ कमेंट्स आएँ, और जो भी अपने इनपुट्स हैं तो आप मुझे दो, और मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन फील होगा इससे, सो दैट मे बी कुछ भी इनकॉर्पोरेट करना हो तो सेट आई कैन ऑल्सो डू दैट इन द सेम वे. Till then, wish you really all the best if you really want to prepare for this service, and I think you should try in your life at least once. आपके पास टाइम है 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं हमेशा उनको encourage करूँगी कि वो स्टार्ट करो प्रिपरेशन. एटलीस्ट ये जो प्रिपरेशन जर्नी है आपको एक बहुत ही एक अलग इंसान बनाएगी, बहुत सोचने का आपका तरीका बदलेगी, और आपको सोसाइटी के लिए जो आपका नज़रिया है वो भी बदल जाएगा. दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग to prepare for this exam and clear this exam. Do
द बेस्ट थिंग्स फॉर योर नेशन विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अच्छे ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी कंट्री को। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसी से ही चलाया जाता है, और जो भी IAS ऑफिसर्स और सारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली स्टेट PCS के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए भी मैं स्ट्रैटेजी इसी तरीके से शेयर करूँगी आपके साथ। होप यू लाइक द वीडियो एंड अपने इनपुट ज़रूर दीजिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर।